हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूं। हम लोग जो पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में हम लोग आगे बढ़े थे। हमने कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि उसमें मैंने आपको पुर्तगाली के बारे में और ईस्ट जो कि यूरोपियन कंपनीज भारत में कौन कौन कैसे आई, किसने पहले अपनी कंपनीज को स्थापित की, एस्टेब्लिशमेंट कैसे की, उनसे जुड़ी हुई बातें और पुर्तगाली से जितनी भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप कोई भी पीसीएस हो, बिहार मतलब बीपीएससी का हो, यूपी पीसीएस हो, झारखंड का हो, जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं जो पीसीएस से आने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो पीसीएस में अदर एग्जाम्स में उनसे जुड़ी हुई बातों का मैंने पूरा आकलन मैंने किया था, बिल्कुल मैंने एनालिसिस किया था। अब हम लोग उसी के क्रम में ये सेकंड पार्ट है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि जो यूरोपियन कंपनीज के आगमन के तरफ, तो हम लोग उसमें पुर्तगालीज को देख लेते। अब हम लोग देख लेते हैं डच को। डच कंपनी की अगर मैं बात करूं, डच क्या होता है, आज के टाइम में नीदरलैंड हो और साथ में हमने हॉलैंड का भी नाम सुना होगा। तो नीदरलैंड एंड फॉर नीदरलैंड प्लस हॉलैंड, ये दोनों के निवासी के यहाँ के रहने वाले लोगों को ही क्या कहा जाता था, डच कहा जाता था। लेकिन अक्टूबर 2019 में जो नीदरलैंड को हॉलैंड नाम से कट कर दिया गया कि 2019 से अक्टूबर 2019 से इस बात को कह दिया कि अब के बाद हॉलैंड नीदरलैंड को नहीं कहा जाएगा, सिर्फ नीदरलैंड ही कहा जाएगा। हॉलैंड अब उसका नाम खत्म कर दिया गया था 2019 के बाद। चल एक छोटी सी बात रही। अब हम लोग इसके क्रम में हम लोग देखते हैं डच व्यापार कि जो डच लोग जो थे वो अपना ट्रेड कैसे करते थे। जरा हम लोग देखते हैं कि इंडोनेशिया मसाले का काली मिर्च, देखिए ऐसा था कि यूरोपियन में मैंने बता दिया कि यूरोप में ठंड बहुत ज्यादा होती थी। ये जो जैसे काली मिर्च हो गया, मसाले का हो गया, फिर बाद में कपड़े की बारी आती है, इन सब का बिजनेस में उसका मुनाफा बहुत ज्यादा होता था और इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी क्योंकि इटली के लोग और साथ में अरब पीपल जो था उसकी डिमांड पहले से ही फुलफिल कर रहे थे। बट इन लोग अपने खुद से भारत की तरफ अपनी रवानगी की और वो लोग इसका बिजनेस कर रहे थे। डच व्यापार में दरअसल क्या था, ये भारत में नहीं आया था। ये सबसे पहले इंडोनेशिया के साथ इसका व्यापार बहुत ही अच्छा था, खास के मसाले के लिए। याद रखिएगा, लोग बोलते हैं कि भारत में मसाले के लिए सेकंड नंबर पे था, लेकिन मोस्टली कपड़े के लिए आया गया था। तो इसमें यह था कि डच जो है ना मसालों के लिए सबसे पहले इंडोनेशिया गया था, फिर बाद में वहां से लोग वापस आते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया स्पाइस ट्रेड, खास के काली मिर्च का बिजनेस वो वहीं से करते थे और अपना सामान कुछ वो यूरोप में जाकर के तो मोस्टली तो बेचते थे ही और साथ में इंडोनेशिया के आसपास में भी कुछ ट्रेड करते थे। अब हम लोग देख लेते भारत में। इससे क्या है कि हम ये देखेंगे कि डच का इफेक्ट और प्रभाव भारत में क्या पड़ा, ये अपना व्यापार को, अपना ट्रेड को, अपना बिजनेस को यहाँ कैसे उन लोग एस्टेब्लिशमेंट किया, हम उनसे जुड़ी हुई बातें को देखेंगे। याद करिएगा, भारत इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में मोस्टली को वो टेक्सटाइल के बिजनेस, वस्त्र का बिजनेस को इसने ध्यान किया। मसाला उसका कहां से था, इंडोनेशिया से था, याद रखिएगा। और साथ में वो जब आए, अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हमारा प्यारा भारत है, इंडोनेशिया इस तरफ है, तो ये आए तो सबसे पहले क्या हो गया कि इस साइड में साउथ ईस्ट में उसने क्या किया, अपना बिजनेस को सबसे पहले शुरुआत किया मद्रास में, आज के टाइम में जिसे हम चेन्नई कहते हैं। वहां से द्रास में एक जगह थी, कहां पे ड्रासपट्टम, उसने अपना क्या बना, अपना सेंटर कह सकते हैं कि वो पहले बनाया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी को कैसे एस्टेब्लिशमेंट किया। स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मार्च 1602, मार्च 1602 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। क्या होता, 1596 में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, याद रखेगा 1556 में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन क्या कहते हैं, वो भारत की तरफ पहला आने वाले कौन होते हैं, ये पहला डच होता है। पूर्वी केंद्र अगर के मैं बात करूं तो उसका पूर्व में जो केंद्र जो रहता है वो कहां रहता है, बेटविया नाम से, कहां पर है ये, इंडोनेशिया में एक जगह थी वहां पर था। अब हम लोग देखते हैं फैक्ट्रियों का स्थापना या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, कैसे वो वहां पर आए, कौन कौन जगह पे भारत में उसने क्या किया, अपनी जो फैक्ट्रीज है या कारखाना है उसने एस्टेब्लिशमेंट की। अगर हम देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 1605 सबसे पहले वो क्या करते हैं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1602 में करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि सबसे पहले या फिर कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच कंपनी का, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1602 को होता है। फिर इसकी हम कंपनी की मैं बात करता हूं, ये 3 साल के बाद क्या करते हैं? अपना एक फैक्ट्री करते हैं मसूलीपट्टनम। कहां पर? ये आंध्र प्रदेश है। अगर आप देखें भारत का मैप में, चलिए जगह की थोड़ी सी कमी है, खैर कोई बात नहीं, ये हमारा प्यारा भारत है। इस जगह क्या है? आंध्र प्रदेश है। इस जगह एक मसूलीपट्टनम है, वो अपना सबसे पहले फैक्ट्री इस भाग में करते हैं। फिर 1610 में पुलिकट में करते हैं। फिर 1616 सूरत में करते हैं। मतलब इसका बिजनेस सिर्फ पूर्वी और साथ में कहा दक्षिणी भारत की तरफ नहीं थे, बल्कि भारत के पश्चिमी और उत्तरी भाग में भी इसका था। खास कर कहा? गुजरात में, सूरत में इसकी क्या थी? फैक्ट्री से लगाई। अब देखें 1663 में कोचीन में लगाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और साथ में इसने जीत कहां कहां हासिल किया अपनी? 1658 में श्रीलंका को इसने जीत लिया। अब इनसे जुड़ी हुई सवाल क्या पूछा जाता है? एक तो उसने कब्जा कहां कहां पर किया और अपनी कंपनी इसने एस्टेब्लिशमेंट कहां कहां की, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हम उसे ध्यान पे रखेंगे। और साथ में 1641 को इससे कहा? मलक्का पर अपनी जीत हासिल कर ली या फिर उसने कब्जा कर लिया। आगे बात समझ में? अब इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातों को देख लेते हैं। अगर बात की, अगर काली मिर्च की मैं बात करूं, सिर्फ भारत में वो वस्त्र व्यापार के लिए नहीं आए थे, बल्कि वस्त्र व्यापार उसका पहला मिशन था। सेकंड मिशन उसका मसाले भी थे, स्पाइस भी थे, है ना? स्पाइस ट्रेड में थे। स्पाइस या फिर मसाले में स्पेशली क्या था? काली मिर्च, क्योंकि नॉनवेज को प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए इसका इस्तेमाल भरपूर किया जाता है। और खाने का टेस्ट की तो बात ही अलग है। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं था, भारत की कल्चर तो बहुत पुराना है, इसकी जो सभ्यता है बहुत ही विकसित तो पहले से थी ही, बल्कि इसके खाने पीने का तौर तरीका में भी बहुत ही पहले से आगे थे। जो खाने को टेस्टी बनाता है, खासकर नॉनवेज को एक स्वादिष्ट बनाता है, जायकादार बनाता है, उसका क्या है? गरम मसालों का भरपूर इस्तेमाल। चलिए, वो सबसे पहले ब्लैक पेपर वो कहां इस्तेमाल की? ये भी एक सवाल है कि सबसे पहले भारत में उसने काली मिर्च का व्यापार कौन सी जगह से शुरुआत किया डच लोगों ने? तो याद रखिएगा, पुरक्कार, ये क्या है? पुरक्कार और साथ में क्रांगनूर, ये 2 जगह थे इंडिया में जिसकी काली मिर्च की शुरुआत सबसे पहले डचों ने यहां से की। चुंगी में रियायत ऐसा नहीं था। देखिए, जितने भी यूरोपियन कंपनीज आई थी, आप पुर्तगाली को देख लें, डच को देख लें, इंग्लिश वाले ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को देख लें या फिर फ्रांसीसी को देख लें, उन लोगों में से क्या किया था कि इनके जो कोरोमंडल में सबसे ज्यादा इसको क्या रियायत मिली थी? इन्हीं को ही मिली थी, डच कंपनी को मिली थी। क्या थी? क्योंकि डच को इसलिए मिला था क्योंकि आप देखेंगे कि पुर्तगालियों से भारत के जो खास करके साउथ भारत में अगर हम देखें, साउथ इंडिया की तरफ वहां के जो लोकल रूलर्स थे वो परेशान हो चुके थे, साथ में मुगल भी परेशान हो चुका था। इसलिए वो चाहते थे कि कोई और उसके तरफ आए और अपना बिजनेस का आइडिया फैलाए, ताकि कि उनसे हम बिजनेस ना करने की जगह हम इनसे करें, मतलब डचों से करें, पुर्तगाली से बचने के लिए। चुंगी में रियायत दी गई थी, कंसेशन ऑन टैक्स, साथ में वस्त्र व्यापार उसको मुफ्त कर दिया गया था कोरोमंडल में। इनसे और एक सवाल बन जाता है कि कोरोमंडल में डच को किन किन चीजों में उसको रियायत दी गई थी? पहली बात है, चुंगी में टैक्स कंसेशन दिया गया था, चुंगी में रियायत, साथ में वस्त्र व्यापार में या फिर फ्री टेक्सटाइल ट्रेड करने के लिए उसने परमिशन दी थी। कहां पे दी थी? कोरोमंडल में। आपसे ये क्या हो सकता है कि उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुंगी में रियायत डच को कहां से मिली थी? कोरोमंडल में। साथ में वस्त्र व्यापार का जो मुफ्त उसको परमिशन जो मिला था, कहां मिला था? कोरोमंडल में मिला था। चलिए, अब इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातों को देख लेते हैं। भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। सो मेड इंडिया द सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल ट्रेड। इसने इंडिया को किसका? मसाले के लिए व्यापार मतलब सेंटर नहीं बनाया था, बल्कि इसने किसके लिए बनाया था? अपने वस्त्र के लिए बनाया था, कॉटन कपड़े के लिए बनाया गया था। क्योंकि अगर हम इंडोनेशिया की तरफ देखें तो इंडोनेशिया में डच ने पुर्तगालियों को भी टिकने नहीं दिया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इंडोनेशिया में टिकने नहीं दिया। इसीलिए भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कंट्रोलेशन रहा, क्योंकि ईस्टर्न की तरफ उसे इजाजत मिली थी सारे यूरोपियन कंपनीज को ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। इसी हिसाब से जैसे कि डच ना पुर्तगाली को ना ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां पे? इंडोनेशिया में टिकने नहीं दिया, उसी हिसाब से भारत में अंग्रेज ने किसी को भी टिकने नहीं दिया गया। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। संयुक्त उपक्रम ज्वाइंट वेंचर था, इसमें प्राइवेट और
गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं कि डच का जो रूलिंग पार्टी तो नहीं कह सकते, वहां पर जो राजा था उनका और फिर वहां के नागरिक, वहां के लोग आपस में मिलकर वेंचर बनाए गए थे। दोनों मिलकर किसके साथ क्या करते, बिजनेस करते थे। ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाया क्योंकि इसमें सैलरी वगैरह डचों को कम मिलती थी एज कंपेयर टू इंग्लिश के कंपेयर में, इसलिए उन लोग प्राइवेट अपने कामों पर ज्यादा ध्यान देते थे, इसी वजह से वो ज्यादा विकसित नहीं हो पाए। अब देख लेते हैं डचों का पतन या फिर फॉल ऑफ डच एम्पायर। एम्पायर तो नहीं कर सकते बेचारे, तो उतना बड़ा तो बना ही नहीं पाए, इसलिए डचों का भारत में खात्मा कैसे हुआ उसको देखते हैं। सबसे बड़ा अहम रोल इस जगह होता है, कहा, बेदरा का युद्ध या फिर बैटल ऑफ बेदरा। इसमें क्या होता है कि 1759 में आपको याद होगा कि 1757 में लगभग इससे 2 साल पहले बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। वहां पे पहले ही बहुत बड़ा अंग्रेजों ने अपना मजबूत सत्ता कर लिया गया था। बैटल ऑफ बेदरा किसके हुआ था, एक तरफ से इंग्लिश कह सकते हैं हम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ कौन थे, डच थे। याद रखिएगा, आपसे सवाल ज्यादातर यहीं से पूछा जाएगा। पहले 1759 बेदरा का युद्ध या फिर बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ था, 1759 1759 को हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था, याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साथ में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, इनसे जुड़ी हुई मैंने जो पॉइंट्स थे जरूरी, जो मैंने बता दिए, और अहम 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, और किससे, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम देखें मॉडर्न हिस्ट्री में, जब हम अगर हम 17 लगभग 50 के बाद से ही अगर सबसे पहले अगर किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर भारत में अगर इंपॉर्टेंस अगर रहा है तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही है। चलते अंग्रेजों का देख लेते हैं। अंग्रेज करते क्या है कि वो 1608 में आते हैं। 1947 से हम लोग, मतलब हमारे पूर्वजों लोगों ने, वो क्या करते हैं, उसको भोटिया बिस्तर बंधवाने पर, भगाने पर मजबूर कर देते हैं भारतीय लोग। चलिए, इनसे जुड़ी हुई क्या होता है कि अंग्रेजों के सबसे पहले क्या होता है, इसके साथ व्यापार करने की कोशिश की। तो अंग्रेज एक सवाल यहां पर यह करता है कि पहला अंग्रेज व्यापार या फिर मर्चेंट लोग या फिर कौन थे जो पहले यूरोप से आए थे। तो याद रखिएगा 1599 में 1599 में जॉन मिल्डन हॉल, जो कि कहां से, यूरोप से, मतलब यूरोप से, इंग्लैंड से ही, वो क्या कहते हैं, जमीनी रास्ता से, याद रखिएगा, स्थल मार्ग पूछा जाता है या फिर लैंड रूट पूछा जाता है, वो यहां पर आए थे। कंपनी अगर हम बात कर रहे तो कंपनी जो था, इसके अगर मैं बात कर लूं कि ब्रिटिश का वो क्या था, कंपनी इंग्लैंड की कंपनी या फिर इंग्लैंड की, हाँ, इंग्लैंड कंपनी इसका नाम पड़ा। अगर पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा देश का था, याद रखेगा आपको इंग्लैंड की है। चलिए, उनसे जुड़ी हुई बातें याद रखें। याद रखिएगा कि ये लोग आए कैसे थे, जरा सा मैं यहां में बता देता हूं। जिस रास्ते से, हाँ ऐसे में बता देता हूं, जिस रास्ते से पुर्तगालियों लोग सबसे पहले भारत आए थे, आ रही बात समझ में, कैप ऑफ गुड होप से जितनी भी यूरोपियन कंपनीज भारत में आती हैं, उसी रास्ते से ही हो करके कहां पहुंचते हैं, हमारा प्यारा भारत। अगर हम यूरोप की मैं बात करूं तो वो अफ्रीका का बिल्कुल लास्ट छोर से होते हुए ऐसे ऐसे करके तब वो कहां, भारत पहुंचते हैं। सारे के सारे जितने भी हैं, जिस रास्ते से पुर्तगाली आए थे भारत, उसी रास्ते से डच भी आए, और उसी रास्ते से अंग्रेज भी आएंगे, उसी रास्ते से कौन भी आएगा, फ्रांस लोगों भी आएगा, फिर डेनिश भी आएगा। फिर हम उनसे जुड़ी हुई चीजों को आगे हम देख लेंगे। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना या फिर एस्टेब्लिशमेंट 31 दिसंबर 1600 में या फिर 31 दिसंबर 1600 में कहां पे, इंग्लैंड में इसकी स्थापना होती है, इंग्लैंड में, है ना। देखिए, ऐसा होता है कि जब एस्टेब्लिश, इससे जुड़े हुए सवाल और बनता है कि जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी इंग्लैंड में, तो उस वक्त इंग्लैंड का रूलर कौन था, तो याद रखिएगा एलिजाबेथ फर्स्ट थी। और भारत में कौन थे, जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हो रही थी, तो उस टाइम पे भारत का जो रूलर था वो कौन था, अकबर था। इनसे जुड़ी हुई भी चीजें पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कंपनी टाइप की, कंपनी किस तरह की थी, या फिर खुद वहां की सरकार की थी, या फिर ब्रिटेन की सरकार की थी, या प्राइवेट लोगों की थी। याद रखेगा, जो कंपनी टाइप है वो निजी कंपनी है या फिर किसका है, प्राइवेट कंपनीज है। और इस प्राइवेट कंपनी का ऑनर एक आदमी नहीं था, बल्कि कई सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हुआ करते थे उस टाइम पे वो थी। और सबसे अहम इसमें यह था कि एलिजाबेथ
के शेयर होल्डर्स हुआ करते थे। इसकी सबसे बड़ी अगर शेयर है तो किसकी, एलिजाबेथ की ही थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, इसलिए वहां के जो रूलर थी उसका भी है, बाकी और सब लोगों ने भी मिलकर के इसको एक प्राइवेट कंपनी बनाया गया, सरकारी कंपनी नहीं थी, याद रखिएगा। इसका संचालक, आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी जब सरकार को थी नहीं तो फिर चलाएगा कौन, चलाएगा वही लोग जो इसमें सबसे बड़ा अपना शेयर्स या फिर इन्वेस्टमेंट किए थे। तो उसका संचालक या फिर लीड कौन थे, निर्देशक मंडल या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लगभग कितने मेंबर थे, 24 मेंबर थे, 24 मेंबर्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 लोग थे जो कि इसको बेहतर ढंग से चला रहे थे। और साथ में यह भी रखना है कि इसमें याद रखने वाली बात यह है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर या फिर फर्स्ट गवर्नर जो थे वो कौन थे, थॉमस स्मिथ हुआ करते थे। आ जाते हैं अब, थॉमस स्मिथ क्या थे, फर्स्ट गवर्नर हुआ करते थे, मतलब किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब इनसे जुड़ी हुई और बातें देख लेते हैं। एलिजाबेथ ऐसा था कि जब चार्टर एक्ट बनाया गया था, क्या था, एक चार्टर बनाया गया था। उस चार्टर में देखिए ऐसा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसा था कि जिससे पहले अगर हम डच को देख लें, पुर्तगाली को देख लें, इनसे कई सारे लोग या फिर पहला यात्री अगर हम देख लें जॉन मिलेडन से, यहाँ के लोग बहुत प्रभावित थे, वो लोग बिजनेस करना चाहते थे। और इसको बिजनेस करने के लिए उन लोग ये चाहते थे कि कोई भी और इंग्लैंड से कोई कंपनी ना जाए भारत की, और स्पेशली जो कि वहां के साथ बिजनेस कर सके। उन लोग वो कहा जाकर के रानी से कि वहां के जो रूलर थे कि मुझे सिर्फ परमिशन इस बात का नहीं चाहिए, हमें बिजनेस करना है ना, और अच्छे से बिजनेस करना। उसने यहां तक ये बोला कि हम ही, सिर्फ हमारी कंपनी ही भारत के साथ बिजनेस कर सकता, इंग्लैंड की और कोई कंपनी बिजनेस वहां पर ना कर सके। इस चीज को एक आधार, मतलब उन लोग क्या होता है, एक हिसाब से उन लोग अपनी परमिशन वहां से, उन लोग मोनोपोली वहां से ले ली। और इस बात पर एलिजाबेथ ने एग्री भी कर दिया कि चलो ठीक है, हम एक्ट बनाते हैं, हम एक कानून बनाते हैं कि जिसके, एक चार्टर एक्ट बनाते हैं कि जिसके जरिए हम इसमें लिख देंगे कि अब कोई भी कंपनी किसके साथ, भारत के साथ इंग्लैंड से कोई भी कंपनी नहीं जाएगी। तो इसलिए 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार या फिर चार्टर प्रदान की, मतलब उसने 15 इयर्स के लिए कॉमर्शियल मोनोपोली चार्टर ग्रांटेड कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आने वाले 15 साल में, मतलब 1600 में जब शुरुआत किया गया, तो आने वाले 15 साल में कोई भी कंपनी इंग्लैंड से भारत व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी। इसलिए इन लोग खुश थे, जितने भी बेनिफिट्स होने वाले थे इनको होते। लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक नहीं सकता 15 इयर्स कमर्शियल मोनोपोली, जो कि मैंने बता दिया। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि एक ही कंपनी वहां के साथ मतलब बिजनेस करेगी, यहां से और कोई भी कंपनी नहीं जाएगी इंग्लैंड से, याद रखिएगा। ऐसा होता है कि जिस दिन वो करती है उसका 3 साल के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वहां का जो इंग्लैंड का जो रूलर बनता है वो बनता है सम्राट जेम्स फर्स्ट या फिर किंग जेम्स फर्स्ट, वहां का रूलर बन जाता है। ऐसा होता है कि 1609 में उसने फिर अपना एक चार्टर एक्ट बनाता है। उसमें यह कहता है कि एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए उसने कर दिया कि अरे भैया अब ऐसा करो, जो इससे पहले जो मां ही थी उसकी, तो उसने कहा कि इससे पहले जो भी रूलर थे उसने 15 साल के लिए कहा था हम आपको मोनोपोली लाइफ टाइम तक के लिए दे देते हैं कि अब जितना चाहो, जब तक चाहो आप ही अकेला बिजनेस कर सकते हो। लगभग 80s के लास्ट तक की कहा गया, लगभग 1833 तक का, कि तब तक उसने उसे परमिशन दे दिया गया था कि तब तक आप करो। लेकिन बाद में तो बात ही और बदल जाती है। जेम्स किंग ने क्या किया, 1609 में उसने मोनोपोली क्रिएट कर दिया हमेशा के लिए। अब होता क्या है कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु हो जाती है। यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि जेम्स फर्स्ट ने भेजा तो हॉकिंग्स को, किसके, अकबर के दरबार, अपना एक लेटर लेकर के हम आपके साथ व्यापार, हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन यहां पे पता नहीं था कि अकबर 1605 में ही मर जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो लेटर लेकर के जहांगीर के दरबार में जाते हैं। ये है, कई सारे हिस्टोरियंस तो ये कहते हैं। लेकिन आपके अगर स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं, पेज नंबर 30 में आप लगभग 7वीं या 8वीं लाइन पर यहां पर यह कहा गया है कि वो लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जेम्स प्रथम जो हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को अकबर के दरबार में अपना एक लेटर, एक पत्र लेकर के भेजते हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां पर अकबर की तो मृत्यु हो जाती है। तो लेकिन स्पेक्ट्रम में इस बात को लिखा गया है कि कैप्टन हॉकिंस को
जेम्स प्रथम ने उसको भेजता है जहांगीर के दरबार में, ना कि अकबर के दरबार में। ये चीज का मतभेद है, लेकिन इससे सवाल नहीं पूछा जाता। अगर पूछा भी जाए तो आपको वहां पर अकबर नहीं करना है, आपको वहां पर जहांगीर को लगाना है कि पहला यात्री, या फिर कह सकते हैं कि पहला व्यापारिक या फिर पहला अंग्रेज जो कि अकबर किसके दरबार में गया था, अकबर के दरबार में या फिर जहांगीर का, आपको जहांगीर का लगाना। चलिए उनसे जुड़ी हुई कुछ और बातों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं कि इनसे जुड़ी हुई क्या आपके बीपीएससी में जो सवालात हैं जो पूछे जाते हैं उनसे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जहांगीर चचा से। अब हम लोग शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1605 में जब अकबर की डेथ हो जाती है तो ब्रिटेन में उस टाइम पे किंग जेम्स फर्स्ट का रूल चलता है, क्योंकि 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। तो वहीं से किंग जेम्स प्रथम ने क्या किया, एक अपना एम्बेसडर या फिर अपना एक दूत भेजा जिसका नाम कैप्टन हॉकिंस था। ये जो अपना एक ट्रेड चार्टर लेकर के या फिर एक परमिशन लेटर लेकर के आता है ब्रिटेन से अकबर के दरबार में, अकबर के नाम से लाता है। लेकिन 1605 में तो मर जाता है, लेकिन ये 1609 में कहा जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है। तो लेकिन ये लोग कहते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे स्पेक्ट्रम की पेज नंबर 13 8वां लाइन पर जो लिखा हुआ है कि जेम्स फर्स्ट ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में अपना आदेश पत्र लेकर के उसने वहां पर भेजा है, ये लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो अकबर के नाम से जरूर लाए थे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे 1609 में। चलिए इनसे जुड़ी हुई क्या सवाल है उसको देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो भारत जो है ना वो 1608 में आते हैं, भारत 1608 में आते हैं इंडिया, बट वो जहांगीर के दरबार में 1609 में जाते हैं और 1611 तक वहीं पर वो रहते हैं। इनसे ये नहीं, दो बातें हमने यहां पर देख लिया। अब हम इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर वो 1609 में जाते हैं और 1611 तक वो वहीं पे रहते हैं। उपहार अब क्या करते हैं, ये जो कैप्टन हॉकिंस ने बड़े तेज किस्म के इंसान थे। ये व्यक्ति जो है ना बड़े चतुर व्यक्ति थे। इसने इसके जो नॉलेज था, लोगों से जो बात करने की, जो इंटरेक्ट होने का बहुत अच्छा था। वो जो टर्किश भाषा बहुत बेहतर से जानते थे। उस वक्त जहांगीर जो है वो टर्किश भाषा को चला करती थी, वो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट हो गए। तो अब ये कैप्टन हॉकिंस से बातों बातों पर क्या किया, उनसे अट्रैक्ट होने के लिए अपनी दोस्ती यारी बहुत ज्यादा बढ़ा ली। तो उन्हीं के कदम में क्या किया, उसने गिफ्ट दिया। गिफ्ट लगभग 25,000 सोने के सिक्के के बराबर का गिफ्ट किसको दिया, जहांगीर को दिया। किसने दिया, कैप्टन हॉकिंस ने दिया गिफ्ट अबाउट इक्वल्स टू गोल्ड क्वाइंस अबाउट 25,000 के बराबर। इससे क्या हो गया, जहांगीर बहुत खुश हो गए। इस खुशी होने के क्रम में उसने क्या किया, प्रसन्न होकर के उसको अपने यहां काम पर ही रख लिया। लगभग कितना, 30,000 एनुअल वार्षिकांक, लगभग 30,000 सैलरी पर रखा और 400 मनसबदार के साथ नियुक्त किया गया। और क्या उसे इंप्रेस्ड हो गया, सैलरी उसकी कितनी थी, 30,000 एनुअली, अपॉइंटेड विद 400 मनसबदार। अब देख लेते हैं कि जिस जहाज से जो कैप्टन हॉकिंस आए थे उसका नाम था रेड ड्रैगन के नाम से आया था। वो जहाज ज्यादा बड़ी नहीं थी और उस हिसाब से अब पोर्चुगीज या फिर पुर्तगाली के जहाजों के कंपेयर में इसकी जहाज क्या थी, ज्यादा एडवांस थी। और मतलब ज्यादा इसमें क्या होते थे, ज्यादा सामानें नहीं आती थी। ये ज्यादा तेज भागने वालों में से थी। ये जहाज बढ़िया जहाज थी इसका। ये लग कहां पे, गुजरात के आसपास ये आते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापार अगर आपसे पूछा जाए तो कैप्टन हॉकिंस को लगाना। फर्स्ट कैम टू इंडिया इंग्लिश मर्चेंट, कौन था वो, कैप्टन हॉकिंस। हालांकि पहले तो कोई और आया था 1599 में, लेकिन वो क्या स्थल मार्ग के जमीनी रास्ते से आए थे। लेकिन ऐसे इससे जुड़ा हुआ अगर होगा तो आप कैप्टन हॉकिंस लगाएंगे। अब आ जाते हैं कि दूसरा विशेष व्यक्ति जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो कहा जहांगीर के दरबार में आते हैं, उसका नाम क्या है, थॉमस रो। थॉमस रो से क्या सवालात आते हैं उनसे पूछा जाता है। सवालात थॉमस रो से पहला यह पूछा जाता है कि वो भारत कब आए। ये भारत
1615 में आई और 1619 या फिर 18 तक कहां रहते वो जहांगीर के दरबार में रहता है। जरा कैप्टन हॉकिंस से जुड़ी हुई 2-3 पॉइंट्स को और देख लेते हैं। ये जब रहता है 1611 में, ऐसा होता है कि ये 1611 में जब रहता है इसके यहाँ जहांगीर के यहाँ, जब ये अगर हम देखें तो ये जो सूरत का जो इलाका है, ये वाला समुद्री जो इलाका है, यहाँ पर जहांगीर जो है पुर्तगाली के भगाने के साथ साथ अंग्रेजों की भी परमिशन नहीं देता है कि इस जगह पर क्या करे, वो बिजनेस कर सके। इसी गुस्से के मारे से वो 1611 में कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार छोड़ देता है, एक मुबारक शाह के नाम से। किसका? मुबारक शाह की बेटी से ये शादी कर लेता है। खैर उनसे सवालात तो पूछे जाते नहीं है और जानना भी जरूरी नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं। थॉमस रो भारत आता है 1615 को और 1619 तक ये कहां मुगल दरबार में रहता है। और साथ में वो असफल किसमें रहता है? फेल्योर रहता है। कॉमर्स ट्रीटी बिजनेस से मतलब रिलेटेड है, उनसे वो फेल्योर रहता है। अब लेकिन बहुत सारे बिजनेस या फिर ट्रेड करने में बहुत हद तक ये क्या रहता है? सफल रहता है एज कंपेयर टू किसका? कैप्टन हॉकिंस। अब क्या 1620 में नौसेना युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। अब ये पूछा जा सकता है कि थॉमस रो ने कब किसको हराया? 1620 में इसने पुर्तगालियों को हराया। 1620 डिफीटेड टू पोर्चुगीज इन नेवी बैटल। ये लगभग किस जगह पे? इसी जगह पे उन लोग क्या करते हैं? उसको हरा देता है। अब कुछ सवालात हैं इनसे जुड़ी हुई इस टॉपिक से, वो है 1611 में कैप्टन मिडलेटन क्या करता है? 1611 को किसको हराता है? पुर्तगालियों को हराता है। और इससे जो जहांगीर साहब है बड़े खुश होते हैं, क्योंकि पोर्चुगीज से या फिर पुर्तगालियों से ये बहुत परेशान रहते हैं। वो खुश हो गए। और दूसरी खुशखबरी उसको कब मिल जाती है? 1612 को, जब थॉमस बेस्ट ने फिर से पुर्तगालियों को हरा देता है। इन्हीं के खुशी के क्रम में 1613 को पहला क्या है? परमानेंट फैक्ट्री खोलने की जहांगीर क्या कहते हैं? परमिशन देता है। हम लोग आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं 1633 को। क्या होता? मुगल सेना जो हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाता है। वो कब भगाता है? 1633 को। अब याद रखना है, डिफीटेड टू पोर्चुगीज फ्रॉम हुगली बाय मुगल मिलिट्री। इनसे भी कुछ सवाल जब पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग कारखाना स्थापित या फिर फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट के क्रम में। हम देखेंगे कि पहले उसने इंपॉर्टेंट फैक्ट्रियां कहां कहां पर डाली है, जरा हम उनसे देख लेते हैं। ये देख लेते क्या है? ये भारत का आधा मैप है, पूरा नहीं है, क्योंकि बाकी आप समझते ही, क्योंकि उनसे जुड़े हुए सवाल यहां से है। पहला जो फैक्ट्री जो एस्टैब्लिश करते हैं 1608 में करते हैं। कहा? गुजरात में करते हैं, सूरत में, है ना। सूरत जो ये रहा ना, सूरत में, गुजरात के इलाके में 1608 में करता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित या फिर एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, आपको लगाना है सूरत। याद रखिएगा, आपसे यह सवाल पूछा जाएगा। दूसरा है कि ये देखिए, ये जब कैप्टन हॉकिंस जब शुरुआत में आया था, क्योंकि विदाउट परमिशन ऑफ द मुगल एम्परर, उसके बिना इजाजत के, मुगल बादशाह के बिना इजाजत की ये बनाई गई थी, दो बनाई गई थी। कौन सी? दूसरी ये देखिए 1611 में होता क्या? मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री। लेकिन ये जो है ना 1611 वाली, इसको बोलते हैं अस्थाई के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हम लोग अनपरमानेंट या फिर परमानेंट नहीं है। याद रखिएगा, अस्थायी पूछा जाता है, क्योंकि ये 1611 वाली जो है ये लगभग कहां पे? वो 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाता है। मुगलों का उस टाइम पे इस वाले क्षेत्र पे अधिकार नहीं रहता है, इसलिए उसको अस्थायी माना जाता है, क्योंकि इसमें बिना परमिशन ऑफ मुगल एम्परर। याद रखिएगा। अब आती है 1611 में, 1613 में, 1611, 1612 से जो खुश हो जाते हैं मुगल जहांगीर साहब, तो वो 1611 में सूरत में अपनी अस्थाई या फिर परमानेंट फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे देती है। तो इनसे जुड़े हुए और एक सवाल क्या बन गया कि अंग्रेजों की अस्थाई या फिर परमानेंट कंपनी कब बनी? 1613 में बनी। कहां बनी? सूरत में बनी। किसके टाइम पे बना था? मुगलों के टाइम में राजा कौन था? जहांगीर था। चलिए, ये बात आ गई। अब आ जाते हैं 1625 में किले बंदी सूरत की या फिर फोर्टिफिकेशन ऑफ सूरत इन 1625 में। यह सवाल पूछा जाता है, याद रखेगा।
अब आ जाते इन्हीं से जुड़ा हुआ कुछ और सवाल दो ये है कि इसने दो और फैक्ट्री बनाई। दूसरी में क्या है, बालासोर, ये है आपका बालासोर 1633 में बनाता है। कहां बनाता है वो? इस जगह पर बनाता है जिसका नाम क्या आज के टाइम में ओडिशा है, याद रखिएगा। अब अगली बंगाल में 1651 में बनाता है, इस यहां पर ये बनाता है बंगाल में 1651 में। ये इन्हीं से जुड़ा हुआ पॉइंट लिख लीजिएगा। अब तो इसने हमने देख लिया कि इस्टेब्लिशमेंट के क्रम में अब हम लोग देखते हैं कि ये कैप्चर कब कब करना शुरू कर दिया। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं यहां पर कि कैप्चर और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री, वो दोनों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके वजह से कहीं न कहीं वो सवाल जानते हुए भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब देख कब्जा कहां करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि महत्वपूर्ण सवाल जो प्रश्न है, इससे पूछा जाता है कि कब्जा सबसे पहले कहां किया अंग्रेजों ने? वो किया 1622 में और मुजपुर में किया। फिर दूसरा कब्जा कहां किया भैया? 1639 में। 1639 में ये अंग्रेज लोगों ने क्या कर लेता है, ये चंद्रगिरी के राजा से क्या करता है, मद्रास को लीज पर ले लेता है, कुछ पैसा उसको देता है कि भैया हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे, ये कब्जा मतलब ये जगह अब हम यूज करेंगे, इसके बदले क्या करना है, आप यहां से क्या लो, कुछ पैसे ले लो। या फिर टुक मद्रास ऑन लीज कब लिया? 1639 में लिया। लेकिन उसके एक साल के बाद ही अंग्रेज लोगों ने क्या कर लिया, मद्रास पर अपना कब्जा कर लेता है। कब? 1640 में, याद रखिएगा। कब्जा दूसरा इस जगह पर हुआ, दूसरा 1640 में मद्रास पे कब्जा कर लेता है। जब कब्जा करता, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अंग्रेजों के एक सफलता का जो स्टेप्स है, मजबूती देखने को मिलता है 1640 में, जब ये मद्रास में अपना कब्जा जमा लेता है, अपना कंट्रोल में कर लेता है। 1658 में, याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, आपका उड़ीसा, ये वाला जो कोस्टल एरिया रहता है, ये किसका कंट्रोल में आ जाता है? वो सेंट जॉर्ज किला। इसी मद्रास के अंदर में एक सेंट जॉर्ज किला बनाता, फोर्ट बनाता है, उसके अंदर में अपना फैक्ट्री शुरू कर लेता है। 1658 में ये क्या करता है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ये साथ में कोरोमंडल का जो कोस्टल एरिया होता है या फिर तटीय क्षेत्र जो होते हैं, वो किसके अंदर में आ जाता है? ये वाला बंगाल के क्षेत्र में आ जाता है। उनसे जुड़ी हुई हम आगे देखेंगे, वो इसमें आ जाता है। अब इनसे सवाल क्या बन जाता है? अब ये तो मैंने बता दिया मद्रास का। अब 1661 में एक घटना घटता है, क्योंकि अंग्रेजों की दुश्मनी जो है किससे भी रहता है, डचों से भी रहता है, पोर्चुगीज से भी रहता है। लेकिन 1661 में अंग्रेजों के लिए खुशखबरी ये रहती है कि ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स सेकेंड और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, ब्रिटेन, चल इंग्लिश में है ना, आप लिख लीजिए जरा, मैंने लिखा नहीं इंग्लिश में, याद रखिए यहाँ पे, प्रिंस ऑफ ब्रिटेन चार्ल्स सेकेंड, ये लिखिएगा, पुर्तगाल की राजकुमारी या फिर प्रिंसेस ऑफ पोर्चुगीज कैथरीन की शादी 1661 में, 1661 में जब इनकी शादी हो जाती है, तो अंग्रेजों और साथ के किसके, पुर्तगालीस के जो संबंध है, ये रिलेशंस है, बड़े स्ट्रांग, बड़े मजबूत हो जाते हैं, जिसके जरिए से अंग्रेजों को भारत में पैर पसारने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। इस क्रम में क्या कर देता है, याद रखेगा, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा और लिख लीजिएगा कि ये क्या करते हैं, पुर्तगाली लोग हमारे बॉम्बे को दहेज में दे देते हैं। किसको? ब्रिटेन के चार्ल्स सेकेंड को। जब कैथरीन की शादी हो जाती है उनसे, क्योंकि बॉम्बे में जो कब्जा जो रहता है 1961 के करीब में किसका रहता है, पोर्चुगीज का रहता है। इसलिए पुर्तगालियों ने क्या करता है, चार्ल्स सेकेंड को अब दहेज में बॉम्बे दे देता है। और ये भाई साहब जो है वो क्या करते हैं, 10 पाउंड में किराया या फिर रेंट पे दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। लो भैया, लगभग 1664 के करीब, लो भैया इसको आप ही रख लो। नाम का तो 10 पाउंड था, है कि नहीं, वो दे दिया। चलो भाई, चलिए सिलसिला जारी चलता रहा। अब हम इनसे जुड़ी हुई कुछ और सवाल को होते हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इनसे जुड़ी हुई कुछ सवाल हैं जो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको देख लेते हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे पूर्वी भारत में बढ़ता प्रभाव या फिर इन्फ्लुएंसेस इन ईस्टर्न इंडिया। पूर्वी भारत में अंग्रेजों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इफेक्ट, जो प्रभाव, किस हिसाब से इन्फ्लुएंसेस बढ़ा है, उनसे जो जुड़ी हुई जो प्रश्न है, जो संभावित तरीका से जो आपके एग्जाम में आने वाला होता है, तो हम उसी को ये इनसे हम लिखेंगे। हम देख लेते हैं सबसे पहले कि 1633 है, कितना है 1633 में बालासोर उड़ीसा एंड 1651 हुगली या फिर वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि ये अपनी दोनों में क्या अपना फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश किया। याद रखिएगा, याद देखिए आप यहां पे लेते फैक्ट्रीज या फिर यहां पे कारखाना इन लोगों ने सबसे पहले क्या हो गया पूर्वी भारत में बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर प्रशासनिक रूप से अगर हम देखें तो उस पर एक मजबूती का एक हमें कड़ी यहां से देखने को मिल सकता है कि अपना कारखाना भी कहां कहां पर ये लोग लगाना शुरू कर दिए हैं। याद रखिएगा कि 1658 में बिहार, बंगाल, ओडिशा और कोरोमंडल का जो कोस्टल एरिया है या फिर समुद्री जो तट क्षेत्र है, ये किसके सेंट जॉर्ज किला के अंदर में जो कि मद्रास में था, ये उसी के कंट्रोल में आ जाता है। याद रखिएगा, अब इस बात से समझ लिए कहां बिहार हो गया, बंगाल हो गया, ओडिशा का पार्ट हो गया, थोड़ा सा आज के टाइम में झारखंड का अगर हम पार्ट देखें, उसका पार्ट अगर हम देखें वो भी कोरोमंडल का क्षेत्र किसका, सेंट जॉर्ज का कंट्रोल में आ गया। अगर ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो आपका जो उत्तरी बिहार है, जैसे कि बिहार है, बंगाल है, ओडिशा है, ये जो सेंट जॉर्ज का कंट्रोल में कब, लगभग 1658 या फिर 1658 में ये किसके, सेंट जॉर्ज के अंदर में आ जाता है। याद रखिएगा, अब क्या होगा जब ये सेंट जॉर्ज अगर आप देखें भारत का मैप से यूं करके, तो आपका मद्रास जो है इस जगह पड़ता है, ये बिहार है, इधर फिर आपका बंगाल वाला मतलब यहां से पड़ जाता है, ये वाला बंगाल है, या फिर आपका ओडिशा, फिर कोरोमंडल का क्षेत्र बिल्कुल यहां है। जब उसको यहां से अपना सामान इस वाले हिस्से से जब यहां पर लाना होगा तो इसकी कई सारी परेशानियां थी। परेशानियां ये थी कि बाधा, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था जब वो अपने सामान को, जैसे कि अगर हम देख लें कपड़े है ना, कपड़े के थान बड़े बड़े जो होते थे, जो उस टाइम को जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम हुआ करता था, जिस चीजों से जब चीजों के एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, तो उस वाहनों का जो यूज किया जाता था उसके जैसे क्या होता, कपड़े का बड़े बड़े थान होते थे, उसका हो गया, सिल्क आपका हो गया, चीनी, शुगर, ऐसे बहुत सारी चीजें जो उन जगहों से जब मद्रास लाया जाता था तो उनको क्या करना पड़ता था, चुंगी और सीमा शुल्क उसको पेड करना पड़ता था, हैड टू पे टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। ये उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब उसने क्या किया कि इन वो थे बड़े तेज किस्म के लोग थे, उसने क्या किया, इन सारी प्रॉब्लम से जो कि उसको चुंगी और टैक्स देना पड़ता था, बॉर्डर टैक्स हो गया, ये सब कस्टम ड्यूटी वगैरह, तो इन सब से बचने के लिए क्या हो गया, उसने मुगलों से 1651, 1656 और 1672 का जो फरमान है, डिक्रीज कह लो या फिर इंग्लिश में भी इसको हम फरमान ही बोलते हैं, ये फरमान जो मिला, इन सब से इनको राहत मिल गई, इनको ना ही कोई चुंगी देना पड़ता था। जब ये फरमान किसको, अंग्रेजों को हाथ मिल गया, तो आपका पूर्वी भारत से जो भी सामान जब मद्रास लाया जाता था तो उसमें कोई टैक्स या फिर उसको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उसके बदले वो कुछ रकम एनुअली, वार्षिकी रूप से वो दे दिया करते थे। अब आ जाते हैं इनसे जुड़ी हुई क्या सवाल बनता है। 1680 में 1680 में मुगल सम्राट ने जजिया कर कंपनी पर लगा दिया। मुगल एम्परर इम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन कंपनी। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस in your BPSC and your state बिहार एग्जाम्स। ओके, सो उसकी नजर से अगर हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सवाल बनता है कि 1680 में मुगल सम्राट ने जजिया कर कंपनी पर लगा दिया। एक सवाल यहां से बनता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, बहुत ही क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सभी जगह शुल्क रहित व्यापार की अनुमति सूरत को छोड़कर। अब होता है इसमें क्या, याद रखिएगा कि जैसे कि अगर हमने देखा था कि
सूरत पे, खासकर मुगलों का सूरत पर वो कोई भी, अभी हमने पहले देख लिया कि वो क्या करते थे, उसमें टैक्स लेते थे। बाकी और जगह में फ्री ट्रेड की परमिशंस मुगलों ने दे दी। बट अभी क्या होता है कि इसमें यहां पे सिर्फ किसको, सूरत को छोड़ करके बाकी आपके किसमें, पूर्वी बिहार में वो फ्री ट्रेड करने की परमिशंस देती हैं। कस्टम फ्री ट्रेड इन ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट सूरत। याद रखिएगा कब, 1680 में, नहीं सॉरी, मतलब कि इसमें रखिए, याद रखिएगा कि इसमें ये वाला है ना। आपसे अगर पूछा जाएगा कि 1680 में क्या हो गया, तो जजिया कर लगाया था, लेकिन जजिया कर के बदले में अंग्रेज उसको कुछ पैसे मुगलों को दे दिया। लेकिन उसने, मुगलों ने कहा कि नहीं भैया, हम सूरत में जो टैक्स आप देते हो, क्योंकि जो कपड़ों की जो सबसे बड़ा, ये कह सकते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को उस वक्त जो हुआ करता था, बहुत बड़ा सेंटर या फिर केंद्र हुआ करता था। तो मुगलों ने कहा कि भैया कहीं का भी अब हमें टैक्स ना दो, उसके बदले हमें वार्षिकी या फिर एनुअली तौर पर हमें पैसे दे दो, बट सूरत पर हम जो आपसे टैक्स वसूली करते हैं वो हमें देना। आ जाइए, अब ये 1680 की बात आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि बंगाल में व्यापार की शुरुआती, कि बंगाल में किस हिसाब से अंग्रेजों ने अपना बिजनेस को स्थापित या फिर शुरुआत किया। स्टार्टेड बिजनेस इन बंगाल। इनसे जुड़ी हुई जो सवाल है हम उस पर सिर्फ फोकस करेंगे। 1690 1619 में क्या होता है, बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ईस्ट इंडिया कंपनी को आमंत्रित करता है, या फिर इनवाइटेड इब्राहिम खान टू ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब ऑफ बंगाल। आ रही बात समझ में? तो इब्राहिम खान क्या करते हैं, उसको आमंत्रित करते हैं। कब करते हैं, 1690 में या फिर 1690 में। हिंदी और इंग्लिश को दोनों को मैं पैरेलल एक साथ ही में ले जाने की मैं कोशिश करूंगा। जो हमारे इंग्लिश वाले भाईजान हैं वो क्या करें, इंग्लिश के हिसाब से लिखते जाए। जो हमारे बंधु मित्र हैं हिंदी वाले भाई साहब, वो क्या करें, हिंदी के हिसाब से लिखते जाए। और किसी को हिंदी और इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। जो जिस मीडियम से आप कंफर्टेबल जोन फील करते हैं आप उसी के हिसाब से लिखिए। अब देख लेते हैं 1651 में औरंगजेब ने बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की मंजूरी दी। तो ये और सवाल बनता है कि औरंगजेब चचा ने अंग्रेजों को बंगाल में, याद रखिएगा मैं बंगाल को क्यों मैं बात कर रहा हूं, हमने पूर्वी भारत की मैंने किया। आप देखिए, आपको यहां सिर्फ आप पीटी के नजरिए से मत देखिए, आपको जो है मेंस एग्जाम के नजरिए से भी देखना है। जब मैं कोई चीज में बोलता हूं, ये आपको क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये आपसे क्या होता है, बहुत सारे मैटर क्रिएट होता है आपका ब्रेन में, जो कि आपको कहां, मेन से लिखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है। आपको क्या चाहिए, वेरिएशंस ऑफ वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स चाहिए जो कि आपको एक लंबा और बेहतरीन खूबसूरत मेंस में राइटिंग लिखने के लिए। तो इन सब का भी आप रखिएगा, क्योंकि मेडावल हिस्ट्री से अगर आपसे पूछा जाएगा, ये तो मॉडर्न में तो हम चल भी रहे हैं, जब हम लोग मुगलों की बात करते हैं, मेडावल की बात करें या फिर मध्यकालीन की हम बात करते हैं। आगे बात समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो 1651 औरंगजेब ने क्या किया बंगाल में, मतलब कि औरंगजेब अलाउड टैक्स फ्री टैक्स इन बंगाल, मतलब उसके बदले में फिर से देखिए, जब हम टैक्स फ्री की हम बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं चुंगी रहित व्यापार की, मतलब वो उसके एनुअल, साल में एक साल ऐसा होता था, सालाना उसको पैसे ले लेते थे, बाकी जितना बिजनेस करना भैया करते रहो। आगे बढ़ते आप 1696 की बात आती है। 1969 जमींदार जो था, कौन था, 1696 में जमींदार शोभा सिंह ने बगावत अंग्रेजों के खिलाफ किया। सो यहां पर जमींदार शोभा सिंह रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश कंपनी। तो क्या किया, याद रखिएगा, 1696 में जो शोभा सिंह हजरत थे वो क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग की आगाज शुरू कर दिया। अब चलिए इनसे जुड़े हुए क्या सवाल पूछे जाता है। और 1698 में 1200 रुपए में, याद रखिएगा, जमींदार राजस्व वसूली का अधिकार खरीद लिया। किसने खरीदा, अरे बोलिए, अंग्रेजों ने खरीदा। याद रखिएगा कि अब जो राजस्व वसूली या फिर 1698 1200 बाउट राइट टू द लैंड या फिर रेवेन्यू कलेक्शंस वाज बाउट बाय द ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, 1698 में ये राजस्व वसूली का उसने अधिकार प्राप्त कर लिया। ये कि अपने आप में बहुत बड़ी एक कामयाबी हम अंग्रेजों को के नजर से हम देख सकते हैं। हालांकि ये तो बड़ा नुकसान की बात थी, लेकिन हम देख सकते थे। इस जमींदारी में या फिर लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस के अंदर में इसने क्या किया कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट गांव इसके अंडर में आ गए। कौन कौन से, सुल्तानती, गोविंदपुर और
कालीकता। ये 3 गांव आज के प्रेजेंट के टाइम जो हम कलकत्ता शहर जो देखते हैं वो अभी स्थापित इन्हीं तीनों गांवों के ऊपर में है, या फिर उन्हीं तीनों गांवों का हटा के प्रेजेंट के टाइम में अगर हम कलकत्ता को देखते हैं तो मेन यही गांव के इसमें कहां पर गांव के ऊपर में बसाया गया, गांव को हटा करके कलकत्ता शहर की क्या कर दी गई, उसमें स्थापित कर दिया गया या फिर स्टैब्लिशमेंट कर दी गई है। अब आ जाते हैं फर्रुख शेयर फरमान एवं कंपनी व्यापार का विस्तार। फर्रुख शेयर फरमान एंड एक्सपेंशन ऑफ कंपनी बिजनेस। कंपनी बिजनेस जो है अब कैसे शुरुआत की और फर्रुख शेयर इसके लिए किस हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता अंग्रेजों की कामयाबी के लिए। आ जाते हैं, हम देख लेते हैं इनसे सवाल क्या होता है। एक वक्त होता है भारत के हिंदुस्तान के इतिहास में जो कि अपने आप में बहुत एक टर्निंग पॉइंट था। 1770 में जब 1707 में जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, जब डेथ हो जाती है औरंगजेब की, तो मुगल सत्ता का जो है डिक्लाइन या फिर उसकी जो फॉलन, उसकी जो आपका गिरावट कह सकते हैं, वहीं से उसका क्या होता है शुरू हो जाता है, पतन का काल शुरू हो जाता है। तो फिर ये 1707 हम 10 साल में क्या होता है कि फर्रुख शेयर ने जॉन सरमैन को या फिर जॉन सरमैन ने क्या किया, फर्रुख शेयर से एक फरमान उसने लेने में कामयाबी हो गया। उस फरमान में क्या कहता जरा हम देखते हैं। याद रखिएगा फर्रुख शेयर ने अंग्रेजों को फरमान कब प्रदान किया, 1707 में, या फिर जॉन सरमैन ने फर्रुख शेयर से फरमान कब प्राप्त किया, वो था 1700 किसमें है 17 में। आ जाते हैं, है ना, यहां पे मैंने लिख लिया फर्रुख शेयर एंड जॉन। चलिए, सूरत में सभी करों के बदले 10,000 वार्षिक देता था। अब क्या कि जब फरमान लिए तो इसमें क्या खासकर सूरत की मैं बात कर रहा हूं, जबकि यहां पर हमने देख लिया कि यहां पे सूरत को छोड़कर हर जगह मुगलों की जहां पर था वो क्या कर दिया उसके बदले में कि हर जगह भैया टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री। लेकिन सूरत के बदले आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन फर्रुख शेयर काका ने क्या कर दिया, वो भी दे दिया कि लो भाई इससे भी ले लो, क्यों नाराज हो रहे, लेते रहो, हम आपको देते रहेंगे, है ना। फिर बाद में अंग्रेजों ने क्या किया तो आप जानते ही हैं इसके साथ। चलिए जी, सूरत में सभी करों के बदले हमने एनुअली 10,000 हैड टू पे इन सूरत फॉर ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस। सारे टैक्सेस के बदले हम इस फरमान के जरिए से सूरत को भी भैया क्या कर दिया, आज के टाइम में सरकारी कंपनियों का क्या हो रहा है वही हाल इसने कर दिया। चलिए जी, बुरा मत मानिएगा जरा। चलिए, बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार के बदले में वार्षिक 30,000 देता था। अब क्या हो गया, जो बंगाल का जो इलाका तो जो बंगाल में आता था तो उसमें जितने भी बिजनेस बंगाल के अंदर में होगा उसने क्या किया, अंग्रेजों के भैया ये ले लो, सरदर्दी खत्म। जैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट कर रही है, चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है, सरकार अपने ऊपर से अपना बोझ उतार रही है। इसका फायदा और नुकसान की तो बात हम अलग चर्चा है इसका। चलिए जी, एनुअली 30,000 हैड टू पे फॉर द फ्री ट्रेड, कि भैया अब हमें 30,000 दो, बाकी आप जितना बिजनेस करना है बंगाल में करते रहो। चलिए जी, तीसरी बात है, बंबई में ढाले गए कंपनी के सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता घोषित कर दिया, या फिर कंपनीज क्वाइंट कास्टेड इन बॉम्बे डिक्लेयर्ड अ वैलिडिटी इन एंटायर मुगल एम्पायर। तो उनसे क्या हो गया कि भैया जो पैसे जो सिक्के जो चलाए थे अंग्रेजों ने कहां पे ढाला था, बॉम्बे में ढाला गया था। ये कौन सा फरमान के जरिए से, किसने अधिकार दिया, याद रखिएगा फर्रुख शेयर काका ने दिया था। याद है ना बात। चलिए जी, अब इनसे जुड़ी हुई कुछ और छोटू से सवाल ये है कि चलिए 1630 में, हालांकि और एक इसमें बातें थी जो सूरत वगैरह में, हैदराबाद वो सब में भी उसने क्या कर दिया अंग्रेजों ने किया था, परमिशन दे दिया था इसी फरमान के द्वारा। चलिए, अब इनसे छोटू सा सवाल ये बनता है कि 1630 में मैड्रिड संधि अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में हुआ था। 1630 को मैड्रिड ट्रेटी किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज के बीच में हुआ था। और इनसे जुड़ी हुई और कुछ सवाल छोटू सा है, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। चलिए, इनसे जुड़ी हुई कुछ और छोटे छोटे सवाल हैं, जरा हम उसको देख लेते हैं। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स जो एक ब्रिटिश व्यापारिक जो कंपनी था उन्हीं का नाम क्या था, मर्चेंट एडवेंचर्स की स्थापना जो है 1599 में हुआ था।
1990 में क्या हुआ था, मर्चेंट एडवेंचर्स की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। यह क्या था, ब्रिटिश जो मर्चेंट का क्या था, एक कंपनी थी जो कि 1599 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। फ्रांसिस डे, मद्रास का प्रसिद्ध अंग्रेज संस्थापक फ्रांसिस डे, रियल ब्रिटिश फेमस फाउंडर ऑफ मद्रास। मद्रास का जो आपका जो एक अंग्रेज प्रसिद्ध फेमस था, जो कि किसका, मद्रास का स्थापना या फिर संस्थापक कहा जाता है, वो क्या था, फ्रांसिस डे। अब गैरोल आंगियार, जो वो क्या थे, बंबई का वास्तविक संस्थापक या फिर रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे। याद रखिएगा ये गैरोल आंगियार है। अच्छा, इंग्लिश में भी आप जरा लिख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए, 1690 में क्या होता, जॉब चॉर्नक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना। 1690 में जॉब चॉर्नक एस्टैब्लिश्ड कलकत्ता सिटी। कलकत्ता जो सिटी है उसका स्थापना जो रियल कौन थे, उसका नाम था जॉब चॉर्नक। 1690 में किया है। इनसे जुड़ी हुई सवाल है। देखिए, मैंने डच को और ब्रिटिश को, मैंने दोनों को ही मैंने इस वाले वीडियो में मैंने पूरी बेहतर तरीका से मैंने आपके सामने, मैंने अपनी पूरी मेहनत से मैंने आपके सामने मैंने पेश किया है। डच और ब्रिटिश के जितने भी सवाल इन दोनों टॉपिक से जो पूछे जाते हैं, उनसे मैंने बिल्कुल बेहतर ढंग से मैंने रूबरू कराया है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।